morning, students. Today we will start with the next unit of your 12th syllabus, that is dual nature of matter and radiation. It is another very important article and it is the next unit. ठीक है? Now, dual अब तक हमने लाइट के बारे में क्या पढ़ा है कि few of the phenomena like interference, diffraction and polarization, which was excluded from this year from your syllabus, is based on the fact that is light is considered as a wave nature. Light travel in the form of wave. Now few phenomena like photoelectric effect cannot be explained if you assume light is a wave. Then you are to assume the next nature, that is particle nature of light. J.J. Thomson, he has done the first experiment. उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने बताया कि लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे डलती है then electrons are emitted, and he gives the idea of the particle nature of light. And photoelectric effect only and only explained if you assume light travel in the form of packets of energy. Then now we will start with the next topic, that is photoelectric effect. Photoelectric effect पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे few types of free electrons in the metal and how these free electrons can be emitted. आप कहोगे ये एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है? एटम्स में आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल में होते हैं. These are known as free electrons. These can move all about in these metals. मेटल में ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन ये मेटल सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते. तो किसी भी तरीके से सपोज अगर इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ जाता है तो आपके पास ये जो मेटल सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. और पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वापस पुल कर लेता है और इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़कर नहीं जाता. कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर एस्केप हो जाए तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को कब छोड़ के बाहर आएगा? जब हम इसे एनर्जी देंगे, ठीक है? वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं. तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for the electron to escape from the metal surface. इस वर्क फंक्शन को हम phi नॉट से डिनोट करते हैं बेटा, और इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं. तो इन दिस चैप्टर what we are confining, we are considering the particle nature of light. हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं
सीजियम के लिए मिनिमम और प्लैटिनम के लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर आने के लिए हम क्या करें? हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें। तो एनर्जी देने के 4 तरीके हैं। ठीक है, पहला है थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तीसरा है फील्ड एमिशन और चौथा है सेकेंडरी एमिशन। तो पहला है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या है कि जब हम इस मेटल को सूटेबली हीट करेंगे तो हीट करने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when the metal surface heated suitably is known as thermionic emission. Photoelectric emission क्या होता है? ऐसा emission जब light rays of suitable frequency incident on the metal surface and electron ejected out, that is known as the photoelectric emission. तीसरा है field emission. Field emission क्या है? When sufficient strong electric field is applied across the metal plate and electron is ejected out, that is known as field emission. Secondary emission, अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम पे स्ट्राइक करें, मेटल पे स्ट्राइक करें और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए और अपनी एनर्जी उसे दे दे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। तो इन चारों एमिशंस में इस चैप्टर में बेटा हम जो कंसंट्रेट करना चाहते हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को सबसे पहले जो सपोर्ट किया दैट इज या जिसे इन्वेंट किया दैट इज हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हर्ट्ज ने हमें बताया, फिर उसका कुछ प्रैक्टिकल हमें लेनार्ड्स ने अप्रोच किया। तो हम ये आर्टिकल आपके सिलेबस में इसी साल इंक्लूड हुआ है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस क्या है? हर्ट्ज ने कहा कि आपके पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट है और उस मेटल प्लेट पे रेडिएशन, अगर उस मेटल प्लेट पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ये पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को वापस पुल कर लेता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हर्ट्ज ने कहा कि अगर एक मेटल प्लेट पे हम लाइट रेडिएशंस इंसिडेंट करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, फिर देयर विल बी electrons and electrons which are ejected out from the metal plate। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से किसी भी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करेंगे और वो बाहर आ जाते हैं। दिस इज द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। इसी हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन को लेनार्ड्स ने एक प्रैक्टिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि हमारे पास दो मेटल प्लेट हैं एंड दे आर सेपरेटेड
बाहर एक सोर्स रख दिया। सोर्स से वेव्स जो है इस प्लेट पे डल गई। जब इस प्लेट पे डल गई तो यही सेम फिनोमिना हो गया। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एब्सॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम दीज इंसिडेंट रेडिएशंस and ejected out after overcoming the force of attraction due to this positive charge। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही रेडिएशन of suitable frequency incident on this negative plate, the whole space filled with the electrons। कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि आपने नेगेटिव प्लेट पे जब इंसिडेंट रेडिएशंस की इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, फिर उसने लेनार्ड्स ने क्या किया, उसने बहुत सारे फर्दर एक्सपेरिमेंट किए। उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल गए तो उसका वेरिएशन कैसा है। वेरिएशन विद collector positive, variation with intensity of light, variation with intensity, variation with frequency। तो उसने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि सबसे पहले हमने इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट, और अगर ये पॉजिटिव प्लेट हो गई तो यहाँ पे एमीटर में करंट की रीडिंग आ जाएगी। मींस इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट इज फ्लोइंग। ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को जीरो कर दें तो क्या होगा। तो हम देखेंगे कि अगर इस एटमॉस्फेयर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जीरो करने पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच पाए, और वो उस 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे करंट आ गया। अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, अगर हम बेटा इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें तो क्या होगा। नेगेटिव करने से इलेक्ट्रॉन्स गेट रिपेल्ड और एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल के लिए एमीटर में जीरो रीडिंग आ जाएगी। तो क्या हुआ, अगर ये बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल है, करंट इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 अट्रैक्ट होंगे। अगर आप इसको जीरो पोटेंशियल कर दोगे, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट हो, बाकी अट्रैक्ट ही ना हो। अगर नेगेटिव पोटेंशियल कर दोगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड नो करंट इन द एमीटर। तो कलेक्टर के सिर्फ पोटेंशियल चेंज होने से भी हमारी एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है। तो दिस इज हाउ द वेरिएशन ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल डिसाइड द करंट इन द एमीटर। दूसरा फैक्टर जो आपको याद करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोनों चीजों को ध्यान से पहले तो याद कर लो। जब इंटेंसिटी चेंज होती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। जब इंटेंसिटी चेंज होती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। क्या मतलब है इसका कि आपने मान लो I1 इंटेंसिटी से इंसिडेंट किया। I1 से जब किया तो समझने के लिए मान लो कि यहाँ से बेटा
आपने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी, ठीक है। ऑल द 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट हैव सेम एनर्जी। फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी डिपेंड कर जाएगी कि वो सरफेस के पास है या वो बॉटम के पास है। सरफेस वाले जल्दी इजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको वर्क फंक्शन जस्ट टू एस्केप चाहिए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने अलग अलग पोटेंशियल इसको पॉजिटिव दिया और ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, बढ़ाने से 10 की जगह 15 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। इसका मतलब number of photo electrons emitted is directly proportional to the intensity. More is the intensity, more electrons will be ejected. Less intensity, less electrons will be ejected. तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। अब है दूसरा आपके पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होती है। मान लीजिए आपने I1 इंटेंसिटी फिक्स कर दी। I1 इंटेंसिटी का मतलब है कि सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी फ्रीक्वेंसी मान लो एक फ्रीक्वेंसी μ1 कर दी, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की बराबर एनर्जी है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर जीरो पोटेंशियल है तो हो सकता है 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए जो सरफेस पे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी से निकले हैं। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कर दो तो हो सकता है एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकले। वैसे फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कोई कनेक्शन नहीं है, बट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम frequency known as threshold frequency below which no electron will be ejected, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो बेटा 10 ही निकलेंगे पर उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी से तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं और फ्रीक्वेंसी से क्या वेरी करती है, एनर्जी। इन्हीं दो कंसेप्ट पे आपके ग्राफ हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, अगर इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ आपके सिलेबस में आएगा तो आप क्या कहोगे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, मोस्ट इजीएस्ट ग्राफ। दूसरा, अगर आप पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कर्व ड्रॉ करते हो पर अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, तो शेप ऑफ द ग्राफ ऐसा रहता है। कैसे? आपने I1 इंटेंसिटी फिक्स की, ग्राफ ऐसा आ गया। अगर आप पोटेंशियल को नेगेटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होने शुरू हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसके लिए करंट जीरो हो जाएगा। मींस वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के हैं रिपेल कर पाएगा। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा बेटा, 10 की जगह
15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पर उनकी एनर्जी सेम रहेगी। इसका मतलब यहाँ से जो रिपेलिंग फोर्स है वो बराबर चाहिए। तो आपके पास ग्राफ यहाँ से तो अप हो जाएगा लेकिन आपका नेगेटिव पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि इंटेंसिटी चेंज होने से एनर्जी चेंज नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह फर्दर I3 बढ़ा दें, यू विल गेट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एनर्जी required to repel the electron must be equal to the kinetic energy of the electron। तो इसकी जो एनर्जी होती है, इसका V0 पोटेंशियल है, तो EV0 is the repelling energy must be equal to the forward kinetic energy of the electron। ठीक है, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी में रिलेशन और ये था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल में रिलेशन। अब तीसरा है हाउ द फ्रीक्वेंसी वेरीज विद करंट एंड पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, तो आप कहोगे दिस इज द थर्ड ग्राफ। यहाँ पे क्या है, ग्राफ इज बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने क्या किया कि जब हमने एनर्जी को, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी लेकिन आपका करंट सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, इट डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या चेंज हुई, इनकी एनर्जी ज्यादा से आएंगे तो यहाँ पे ज्यादा रिपेलिंग फोर्स चाहिए इनको वापस भेजने के लिए। तो जैसे जैसे आपकी अगर ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, आप लिखोगे μ3 is greater than μ2 is greater than μ1। तो μ3 is more, तो more stopping potential is required to stop the electrons। V02 is the less stopping potential as compared to V03 to make the electron repelled। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया। तो आपके पास इंपॉर्टेंट लाइनें दो ही हैं। पहली है कि इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ ध्यान से समझना, दैट इज द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड frequency of radiation। frequency of radiation। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह आता है, दिस इज V0 μ01 μ02। हमने दो ग्राफ ड्रॉ करे हैं फॉर मेटल A, फॉर मेटल B। इस ग्राफ से हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो का मतलब नो पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू रिसीव। अब हम इसको यहाँ ऐसे मिला दें। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और क्या कहते हैं, और इस टर्म को कहते हैं इंटरसेप्ट। अगर हम इस इंटरसेप्ट को E से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी ग्राफ पे आते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो,
इन म्यू नॉट 1 और म्यू नॉट 2 में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस मेटल की ज़्यादा है और कितनी है, और हम वर्क फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट को अगर हम E से मल्टीप्लाई करते तो हमें वर्क फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला, there exists a certain minimum frequency below which their no emission of photoelectrons takes place. Intensity is directly proportional to the number of electrons ejected. तीसरा, and after threshold frequency, the minimum kinetic energy of photoelectron is independent of the intensity of light. Means it depends upon the energy depends upon the frequency. And last is photoelectric emission is instantaneous process. मतलब जितनी देर में ये एनर्जी यहाँ डलेगी 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन बनी बेटा कि ध्यान से देखो, आपने एक इलेक्ट्रॉन, एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे यहाँ पे एक एटम है, आपने एनर्जी दे दी। ठीक है, आपने एनर्जी दे दी hν। इस hν से पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। उसके बाद बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो आइंस्टाइन ने कहा इक्वेशन इज गिवन एनर्जी इज φ0 plus half mv²। This is the Einstein equation, that is kinetic energy half mv²। काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा हाफ mv²। हाफ mv² is hν minus φ0। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू hν minus hν0, दैट इज h c/λ माइनस c/λ0। और अभी हमने पढ़ा था इट इज आल्सो इक्वल टू eV0। तो दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट इसको सरफेस पे लाने के लिए और कुछ पार्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो अगर म्यू से अगर म्यू नॉट से छोटा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड आउट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या है, और उसके बाद हर्ट्ज एंड रेनॉल्ड्स की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं एंड डिफरेंट ग्राफ्स। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस यूनिट जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस चैप्टर में से बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस से डिलीट